नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार, अध्यक्ष भूगोल विभाग, शिवहर किसान पीजी कॉलेज बस्ती। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ भूगोल विषय के बारे में कुछ जानकारी लेकर। इसके लिए सर्वप्रथम मैं संत कबीर विद्यापीठ मगहर के प्रबंधक और प्राचार्य को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए मौका दिया। अब मैं अपने मूल विषय पर आऊँगा। भूगोल नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भूगोल के छठे सेमेस्टर में बच्चों के सामने जो पेपर आ रहे हैं, एक तो भारत का भूगोल है और दूसरा है भौगोलिक चिंतन, जो कि दोनों पेपर ऐसे पेपर हैं जो भूगोल के मूल आधार हैं। खासकर मैं भौगोलिक चिंतन की मैं बात करूंगा कि भौगोलिक चिंतन एक ऐसा विषय है कि जिस विषय को खास करके भूगोल को जानना और समझना जिस विषय को जिस छात्र छात्राओं को है, उसके लिए भौगोलिक चिंतन जानना बहुत अनिवार्य है। भूगोल का आरंभ कहां से हुआ, किस अवधारणा पर यह चल रहा है, इसके पैराडाइम समय समय पर किस प्रकार से बदले, कौन कौन से कारक रहे जो भूगोल के विषय को एक विषय के रूप में स्थापित किया, इन सभी को समझना भूगोलिक चिंतन के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल का आरंभ वहीं से होता है जहां से मानव का चिंतन होता है, आरंभ हो जाता है। मानव जब अपने परिवेश को समझने का प्रयास आरंभ करता है, वहीं से वो भूगोल का अध्ययन शुरू कर देता है। प्राचीन काल में हमारे जो जो सभ्यताएं थी, सब सभ्यताओं ने भूगोल के ज्ञान के विकास में अपना योगदान दिया। चाहे वो यूनानी सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे वो भारत की सभ्यता हो, सभी विद्वानों ने समय समय पर भूगोल को अपना योगदान दिया। बीच का ऐसा काल आया, खास करके 4वीं शताब्दी के बाद, यूरोप को जिस काल को हम लोग अंध युग कहते हैं, डार्क एज कहते हैं, इस काल में भूगोल का ज्ञान खास करके यूरोप में लुप्त होने लगा। क्यों? क्योंकि एक विशेष प्रकार की धार्मिक मान्यताओं पर जोर होने के चलते वहां पर नए अध्ययन खोज पर रोक लग गई। पर इसी काल में अरब में एक नए धर्म का उदय हो रहा था, वो था इस्लाम, जिसने भूगोल के ज्ञान को आगे बढ़ाया। उनके भी अपने उद्देश्य थे, धार्मिक प्रचार प्रसार, अपने राज्य का फैलाव, धर्म का प्रसार, ये सब कारक थे, लेकिन उन्होंने भूगोल को आगे बढ़ाया, भूगोल के ज्ञान को रुकने नहीं दिया। फिर शुरू होता है 12वीं शताब्दी, जब शुरुआत हो जाता है, जब चर्च का प्रभाव टूटता है और यूरोप में नए खोज, नई समस्याएं आती हैं, उनकी खोज के लिए खोज यात्राएं शुरू होती हैं। उसी समय दो धाराएं निकलती हैं भूगोल में। पहली धारा है खोज यात्राएं, जिसमें आप तमाम नाम सुने होंगे, कुछ नाम आप लोग जानते भी होंगे। कोलंबस है, वास्को डी गामा है, कैप्टन कुक है, कई ऐसे नाम है, तमाम नाम जो आप लोग पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। उसके बाद दूसरी शाखा शुरू होती है जब विज्ञान का वितरण विज्ञान का वितरण आरंभ हो जाता है। विज्ञान क्या है, कैसे समझे, इस संदर्भ में मैं कांट का नाम लेना चाहूंगा, उल्लेख करना चाहूंगा। कांट ने उसी समय बताया कि ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, वो त्रिआयामी है, 3 डायमेंशनल है। पहला आयाम जो है वो है संरचना, यानी कौन सी वस्तु कैसे बनी है, ये जानना पहला जरूरी कदम है। प्रश्न यह है कि संरचना जानने का काम कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि जो भी विज्ञान विषय है, जिसको हम शुद्ध विज्ञान कहते हैं, वो विषय संरचना जानता है। जैसे आज हम जिसको हम फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, बायो ग्रुप में हम जूलॉजी, बॉटनी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि समय, दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है टाइम। अगर हम टाइम को छोड़ देते हैं, समय को छोड़ देते हैं, तो फिर वो अधूरा हो। निश्चित है कि प्रत्येक चीजों का परिवर्तन समय के अनुसार बदलता है, इसको हमको समझना होगा। निश्चित है, इसके लिए उन्होंने इतिहास और उससे संबंधित विषय जो समय के आधार पर अध्ययन करता है, उसको उसको महत्व दिया। और तीसरा कहा कि क्षेत्र, वो क्षेत्र जहां पर सभी वस्तु एक साथ रहते हैं और सबका एक साथ रहने से आपसी एक संबंध स्थापित होता है, वो संबंध एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो निश्चित है तीसरा ज्ञान का आयाम है वो क्षेत्र। उन्होंने कहा कि अन्य विषय, चाहे कोई भी विषय हो, वो क्षेत्र पर आधारित अध्ययन नहीं करते हैं, तो भूगोल का मूल विषय है क्षेत्र, और यही से भूगोल को एक विज्ञान के रूप में एज ए डिसिप्लिन मान्यता मिली। उसके पहले तक भूगोल एक जो है इतिहास का अनुसांगिक विषय समझा जाता था। इसको आगे बढ़ाया
दो महत्वपूर्ण विद्वानों ने, हमबोल्ट और कांट ने। हमबोल्ट और कांट ने भूगोल को एक वैज्ञानिक स्तर पर स्थापित करते हुए सर्वप्रथम आधुनिक भूगोल के इनको जनक माना जाता है, और इन्होंने कहा कि भूगोल किसी क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तत्वों के अंतर संबंध और अंतरक्रिया का अध्ययन करता है। इससे आगे बढ़ा। इसके बाद 1859 आते आते एक नई अवधारणा विश्वव्यापी हुई। अभी तक चली आ रही ईश्वरवादी संकल्पना समाप्त हुई, और उसी समय चार्ल्स डार्विन की बुक आई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक ने पूरे विश्व संपूर्ण ज्ञान को झंझोड़ा, क्योंकि वो अभी तक चली आ रही मान्यताओं को उन्होंने चैलेंज किया, और उन्होंने बताया कि सब कुछ जो आज जैसा है वैसा नहीं है, बल्कि सबका एक क्रम विकास है, और इसी क्रम विकास में आज हम विविधतापूर्ण पूरे विश्व को देखते हैं। भूगोल भी इससे अधूरा नहीं रहा। इसके बीच में भूगोल में कुछ आए जिसको हम लोग द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। उसके बाद आते हैं रैथजेल, जर्मन विद्वान है ये। रैथजेल ने कहा कि भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध का विज्ञान है। भूगोल मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। यहां भी दो विचारधारा आई। एक थी नियतिवाद, जिसका अर्थ है भूगोल प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। दूसरी इसी समय फ्रांस में एक नई विचारधारा ब्लास के नेतृत्व में बढ़ रही थी, वो थी संभववाद, जिसने कहा कि नहीं, प्रकृति केवल रास्ता बताती है, उस रास्ता में से कौन क्या चयन करेगा यह मानव के ज्ञान पर निर्भर करता है। यह कार्य, इसमें भी काफी विवाद चलता रहा। समय समय पर इस विचारधारा को चुनौती मिलती रही। 1925 आते आते इस विचारधारा में एक नया जुटा, जहां बताया गया कि नहीं, फिर से इसमें हेटलर आते हैं, कहते हैं कि भूगोल क्षेत्र का अध्ययन है, भूगोल क्षेत्र विवरण का विज्ञान है। इस विचारधारा ये चली 1950 तक। 1950 तक आते आते फिर एक नई विचारधारा आई, क्योंकि यह माने जाने लगा कि जो विषय अपना अध्ययन का, उसकी अध्ययन विधि वस्तुनिष्ठ नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो विषय विज्ञान नहीं है। और भूगोल की जो अध्ययन विधि है वो वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि यह परसेप्शन पर आधारित है। तो निश्चित है कि चुनौती मिली, कई विद्वान आए, और यहीं से शुरू हुई भूगोल में कि अध्ययन विधि में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग, जिसको सांख्यिकी क्रांति कहा गया। 70 के दशक तक फिर बदलाव आया। अब आया कि भाई गणित करके हम क्या करेंगे। प्रश्न है कि यह दृष्टिकोण हम मानव को आर्थिक मानव में बदल दे रहे हैं, कि मानव जो भी काम करता है वो केवल लाभ के लिए करता है। तो क्या यह सत्य है कि मानव जो भी काम करता है केवल आर्थिक लाभ के लिए करता है? इससे तो मानव एक आर्थिक तत्व में बदल जा रहा है। नहीं, मानव का दृष्टिकोण, मानव में मानवीयता भी होती है। इसलिए भूगोल के अध्ययन में भी मानववादी भूगोल होना चाहिए, जहां मानव कल्याण हमारे अध्ययन में प्रमुख होना चाहिए। ये चलता रहा। उसके बाद पर्यावरण आया। पुनः भूगोल में कहा गया कि पुनः पर्यावरणवाद का उत्थान हुआ, कि नहीं, हम लोग जिस विषय को छोड़ दिए थे, जो हमारे में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो विषय हमारे में आई थी, पर्यावरण का अध्ययन, हमने छोड़ दिया था, लेकिन पर्यावरण के प्रदूषण के चलते पुनः ध्यान गया। वर्तमान में भूगोल की कई शाखाएं चल रही। छात्रों, मैंने ये संक्षिप्त परिचय आपको भूगोल का दिया। मेरा यह बताने का मूल उद्देश्य यही था कि यह विषय शुरुआत के बच्चों को बहुत बोझिल लगती है, लेकिन ख्याल रहे, अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर भूगोल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि समय के अनुसार बदलते पैराडाइम चिंतन के अनुसार किस प्रकार भूगोल का चिंतन बदला है, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। तभी भूगोल भी समझ में आएगा, अन्यथा भूगोल भी एक बोझिल विषय बना रहेगा, और यह भी लगेगा कि कहाँ हम पहाड़ पढ़ रहे हैं, पठार। क्योंकि अभी भी तमाम भूगोल से बाहर के छात्रों को यह लगता है कि भूगोल मतलब पहाड़ पठार, दुनिया गोल है, यही भूगोल है, ये लोग कहते हैं। धन्यवाद। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।